नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कभी आपने सुना है किसी राज्य के मुखिया ने नया बजट पढ़ने के बजाय पुराना बजट पढ़ दिया? यकीनन आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है। हुआ है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब अपने तीसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करने आए तो नए बजट की जगह 8 मिनट तक पुराना बजट पढ़ते रहे, यानी पिछले साल का बजट। गौर करने वाली बात यह है कि अशोक गहलोत को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं हुआ कि वो क्या पढ़ रहे हैं। अपनी इस सबसे बड़ी भूल पर जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत बुरी तरह से गिर गए। राजस्थान में विपक्ष हंगामा काट रहा है तो दिल्ली तक गहलोत की गलती की चर्चा तेज है। किसी को समझ नहीं आएगा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को सियासत का सबसे बड़ा जादूगर कहा जाता है और कहा यह भी जाता है कि ये जादूगर कब जादू कर देता है किसी को समझ में नहीं आता। लेकिन इस बार जादूगर अशोक गहलोत का जादू नहीं चला और राजस्थान की भरी विधानसभा में अशोक गहलोत का जादू पकड़ा गया। कैसे, हम आपको समझाते हैं। राजस्थान में इसी साल यानी 2023 में विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में अशोक गहलोत जादुई बजट का सूटकेस लेकर विधानसभा पहुंचते हैं क्योंकि ये राजस्थान की गहलोत सरकार का आखिरी बजट है। और जैसे ही अशोक गहलोत ने बजट पढ़ना शुरू किया तो कुछ ऐसा हो गया जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। अशोक गहलोत ने अपना पुराना बजट भाषण पढ़ दिया। लेकिन अशोक गहलोत पकड़े कैसे गए, ये बेहद दिलचस्प है। अशोक गहलोत को पता ही नहीं चला कि वो क्या पढ़ रहे हैं। गहलोत के बगल में बैठे राजस्थान सरकार के मंत्री को दूसरी साइड से इशारा मिलता है। महेश जोशी उठकर इशारा करने वाले के पास जाते हैं, लेकिन अशोक गहलोत भाषण पढ़ते रहते हैं। महेश जोशी वापस आकर अशोक गहलोत के कान में कहते हैं कि वो पुराना भाषण पढ़ रहे हैं। एक बार में गहलोत को समझ नहीं आया। महेश जोशी ने दोबारा कान में कहा कि वो पुराना भाषण पढ़ रहे हैं। दूसरी बार में भी गहलोत को समझ नहीं आया। महेश जोशी ने तीसरी बार कहा पुराना भाषण है। तीसरी बार में गहलोत को अपनी गलती का अंदाजा हुआ और उन्होंने बजट की कॉपी को बंद किया। फिर इधर उधर देखकर सॉरी बोला। एक मिनट, सॉरी। इसके बाद तो विधानसभा में गहलोत की शेम शेम होने लगती है क्योंकि विपक्ष भी गहलोत का पुराना बजट पकड़ लेता है। कोई भी मुख्यमंत्री इस तरीके से बिना अपने बजट को पढ़े अपने कागज को लेके ऐसे नहीं आ जाता है। अगर इस तरीके से होगा तो आई फील सॉरी कि राजस्थान का क्या होगा। इसलिए आप इन चीजों को यहां मत उठाइए। इसके बाद तो सदन में जोरदार हंगामा शुरू हो जाता है और सदन की कार्यवाही को 2 बार रोकनी पड़ती है। अब आपको बताते हैं कि अशोक गहलोत ने नए बजट में पुराने बजट का कौन सा हिस्सा पढ़ डाला था। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने का ऐलान। कोविड के चलते महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत रोजगार को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन। कोरोना काल के दौरान शिक्षा में नुकसान की भरपाई के लिए 3 माह की अवधि के लिए ब्रिज कोर्स। कोरोना काल में सभी वर्गों के परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए, लेकिन चौथी लाइन पूरी पढ़ने से पहले ही महेश जोशी ने उन्हें टोका और रोका। सीएम साहब ये क्या पढ़ दिया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इतना बड़ा कांड हो गया और गहलोत को पता भी नहीं चला। राजस्थान नहीं, राजस्थान में गड़बड़ है भैया। पिछले साल के बजट इस साल पढ़ रहे हैं। सर, गॉड किसी को भी बजट पढ़ रहे हैं, पिछले साल का बजट पढ़ रहे हैं सर। मैं ये भी बजट पढ़ रहे हैं, पिछले साल का है कि इस साल का है। गलती हो सकता है किसी का भी, भगवान की कृपा रहे। कभी भी किसी का भी वो हालत होना नहीं चाहिए कि पिछले बजट इस साल पढ़ रहे हैं। अब विपक्ष सवाल उठा रहा है कि बजट बनाने के लिए वित्त विभाग के अफसर जिम्मेदार होते हैं और जब तक सीएम विधानसभा में प्रस्तुत न कर दे, वित्त विभाग के अफसरों के अलावा कोई बजट के बारे में जानकारी नहीं रखता। फिर मुख्यमंत्री के ब्रीफकेस में पुराना बजट किसने रखा? अगर ये शब्द हमारी कॉपी में मिल जाएंगे समझ में आ जाएगा। अगर हमारे को जो कॉपी दी है आपने बजट की, जो अभी आपके भाषण के बाद मिलेगी, उसमें अगर ये है तब तो समझ में है कि आपने वही पढ़ा है, और अगर नहीं था तो फिर आपने ये कहां से पढ़ा। माफी मांगने से इतिश्री होने वाली नहीं है।
कल ने तो लोग हत्या करके माफी मांग लेंगे, तो क्या हत्या करने वाले को दोष मुक्त थोड़ी किया जा सकता है। इसलिए माफी इसका समाधान नहीं है। नियम और प्रक्रियाओं के तहत ये बजट लीक हो चुका है। मुख्यमंत्री जी को दोबारा गवर्नर के पास परमिशन लेके और सदन के अंदर बजट पेश करना चाहिए। हम आपको बता दें कि गहलोत सीएम होने के साथ साथ वित्त मंत्री भी है और अब वो गलती पर सफाई देते कह रहे हैं कि उनके बजट भाषण में एक पेज गलती से एक्स्ट्रा लग गया। उसमें 2 पैरा 3 पैरा जो हम ऑलरेडी घोषणा कर चुके थे ह्यूमन एरर थे, क्योंकि मैंने कहा आपको रिक्वेस्ट की, आप भी जानते 7-7 दिन तक लोग रात दिन काम करते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस बजट सब मिलके तुम बनाते हैं बजट को, आप तो जानते हैं। अब उसके अंदर मान लो एक पैरा एक्स्ट्रा लग गया उसमें, वो मैंने पढ़ा तो मैंने भी कंफ्यूज हो रहा था, आप मुझे नोट कर रहे थे कि मैं बार बार आगे मेरे पेश कर रहा था। इतने मुझे हमारे चीफ विप ने कहा कि साहब ये गलत पॉइंट आ गए, तो मैंने कहा ये आगे कंफ्यूजन नहीं रहे, जो कॉपी आप सबको बांटी गई वो कॉपी ये है, उसको हमने हटा दिया। वो कंफ्यूजन हुआ, उस वक्त भी मैंने सॉरी फील किया था, आपने शायद आपको सुना नहीं होगा, मैं सॉरी फील तो कर चुका हूँ, पहले कर चुका हूँ, आज मैं फिर करता हूँ, ये गलती हुई थी, नहीं करना चाहिए। देखिए ये प्रजातंत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक है और सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं वित्त मंत्री भी हैं और उन्होंने पुराना बजट पढ़ रहे थे, उनको स्वयं को ध्यान आना चाहिए कि ये बजट मैं पहले पढ़ चुका हूँ। लेकिन इससे साफ जाहिर होता है जब पुराना बजट उन्होंने रखा ना तो उस समय उनका उसमें ध्यान था, ना अभी नया बजट जो रख रहे थे ना उसमें ध्यान था, सिर्फ उनके माइंड जो काम कर रहा था सिर्फ पढ़ने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहा था। उनको पता ही नहीं था बजट के कंटेंट क्या है, क्या मैं क्या पढ़ रहा हूँ, बजट क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं। इससे साफ जाहिर होता है कि उनकी आपसी लड़ाई जो कि सचिन पायलट और उनके बीच में कुर्सी की लड़ाई है वो इतनी हावी है कि उनका दिमाग भी इसमें काम नहीं कर रहा था। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो जाता, कई बार क्या होता है ना, कागज जैसे अफसर रखते हैं उस हिसाब से हो जाता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। पुराना बजट पढ़ने की गलती करने वाले गहलोत ने जब नए पन्ने पढ़ने शुरू किए तो फ्री बीज यानी मुफ्त वाली योजनाओं की झड़ी लगा दी। प्रदेश में किसानों को 2000 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। उज्ज्वला स्कीम का लाभ उठाने वाले 500 रुपए में अपना सिलेंडर भरवा सकते हैं। घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट की बिजली फ्री दी जाएगी। कोरोना काल में जिन बच्चों के माँ बाप मर गए उन्हें 18 की उम्र में नौकरी दी जाएगी। दुर्घटना बीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। प्रदेश के 15 स्थानों पर 20 करोड़ की लागत से नशा मुक्ति केंद्र बनाए जाएंगे। प्रतापगढ़, राजसमंद और जालौर में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। पेपर लीक को लेकर स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी। महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में किराए में छूट 30% से बढ़ाकर 50% कर दी गई है। खाद्य सुरक्षा के तहत पात्र परिवारों को अन्नपूर्णा फूड पैकेट मुफ्त में मिलेंगे। उन चरवाहों को 50,000 रुपए मुआवजा मिलेगा जिन्होंने स्किन डिजीज के चलते अपने मवेशी खोए। अब विपक्ष इसे चुनावी बजट बता रहा है, लेकिन सवाल ये है कि सीएम गहलोत ने बजट में जो घोषणाएं की है वो पूरी कैसे होंगी, क्योंकि राजस्थान सरकार पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है। 2019 से 2023 तक के 4 साल में प्रति व्यक्ति कर्ज का भार 20,481 रुपए से बढ़कर 65,541.53 रुपए हो गया है। राजस्थान पर मार्च 2023 तक 5,31,050 करोड़ रुपए कर्ज भार का अनुमान है। लेकिन पुराना भाषण पढ़ने की ऐतिहासिक गलती करने वाले गहलोत ने नए बजट से चुनावी दांव जरूर खेला है। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। चुनाव से पहले राजस्थान की गहलोत सरकार ने फ्री स्कीम्स यानी रेवड़ी कल्चर वाला एक बजट पेश किया है। राजस्थान का खजाना खाली है, लेकिन गहलोत सरकार ने दोनों हाथों से पैसे बांटने का दांव चल दिया। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार इन्वेस्टमेंट कल्चर वाले मॉडल पर काम कर रही है। 2027 तक 82 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनाने का गोल सेट कर दिया है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 32 लाख करोड़ निवेश के प्रस्ताव अब तक मिल चुके हैं। सरल शब्दों में समझे तो राजस्थान में रेवड़ी कल्चर वाला मॉडल है, जबकि उत्तर प्रदेश में मोदी और योगी कर्ज बढ़ाने वाला नहीं बल्कि इनकम बढ़ाने वाला मॉडल आ रहा है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की है। अगर आप इसे सामान्य समिट मान रहे हैं तो गलत है। ये समिट मोदी के नए मॉडल का ब्लूप्रिंट है।
ऐसा क्यों, पहले आपको ये समझा दें। देश के टॉप उद्योगपति निवेश का कमिटमेंट करने पहुंचे तो वहीं ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएई, डेनमार्क, साउथ कोरिया, इटली, मॉरिशस, ब्रिटेन समेत दुनिया के टॉप कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। ये उत्तर प्रदेश को 2027 तक 80 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनाने के लिए बड़े निवेश वाले मिशन का एक पहलू है, जबकि दूसरा पहलू है मोदी प्लस योगी का नया मॉडल, यानी उत्तर प्रदेश मॉडल। वही मॉडल जो नरेंद्र मोदी एंड टीम की आर्थिक नीति और राजनीति को 0 नंबर देने वाले विपक्ष के लिए करारा जवाब होगा। यूपी बीमारू राज कहलाता था। यहां आए दिन हजारों करोड़ के घोटाले होते थे। हर कोई यूपी से अपनी उम्मीदें छोड़ चुका था, लेकिन सिर्फ 5-6 साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है और डंके की चोट पर कर दी है। हमारा ये 100% सेवा अभियान सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, इसका बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है। यही सामाजिक न्याय की असली गारंटी है। यही सच्ची पंथ निरपेक्षता है। यही सच्चा सेकुलरिज्म है। हम देश को विकास का ये मॉडल दे रहे हैं, जिसमें हितधारक सबको उनके हक मिले। देश हमारे साथ है। यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले ही मोदी ने अपने विजन और मिशन का ऐलान संसद में भाषण के दौरान कर दिया था। आपको यहाँ याद रखना है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। यहाँ 80 लोकसभा सीटें हैं। मोदी का कमिटमेंट है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो इस मॉडल की असली प्रयोगशाला तो उत्तर प्रदेश है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यूपी में करीब 15% मुसलमान रहते हैं, तो 80% हिंदू। वहीं उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। सरल शब्दों में समझे तो मोदी के कमिटमेंट का मूल्यांकन होगा तो उत्तर प्रदेश से ही होगा। चाहे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश में बदलना हो, यानी आर्थिक, या फिर ध्रुवीकरण से मुक्त राजनीति का नया मॉडल देना, यानी नई सियासी क्रांति। अब इन दोनों मोर्चों पर मोदी के लिए उत्तर प्रदेश से बड़ी प्रयोगशाला कोई दूसरी नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भरपूर संसाधन होने के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था में अपनी चमक और धमक दोनों से हाथ गंवाना पड़ा था। वहीं ध्रुवीकरण की राजनीति ने उत्तर प्रदेश की साख को धूमिल किया है, लेकिन योगी राज में उत्तर प्रदेश की चमक और धमक लौटने लगी है। उत्तर प्रदेश में अब आगे क्या होगा, आपको समझाते हैं। मोदी और योगी ने टारगेट सेट कर दिया है। 2027 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन की होगी, यानी 82 लाख करोड़ की। ये लक्ष्य कितना बड़ा है, आप मौजूदा जीडीपी से तुलना करके समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश की मौजूदा जीडीपी करीब 20.5 लाख करोड़ है और लक्ष्य है 82 लाख करोड़ तक पहुंचाने का। अगर मौजूदा और लक्ष्य का फर्क देखें तो ये 62 लाख करोड़ का है। यही लक्ष्य योगी को यूपी के लिए हासिल करना है। सरल शब्दों में समझें तो मोदी ने देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, तो 1 ट्रिलियन की पार्टनरशिप का जिम्मा यूपी पर है। बहुत लोगों को लग सकता है कि ये कैसे होगा, तो इसका जवाब है उत्तर प्रदेश में योगी राज के 5 साल का रिपोर्ट कार्ड। 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। बीते 6 सालों का रिकॉर्ड देखें तो यूपी की जीडीपी ने बड़ी छलांग लगाई है। अखिलेश राज में उत्तर प्रदेश की जीडीपी करीब 13 लाख करोड़ थी, जिसे योगी राज में 21 लाख करोड़ के करीब पहुंचा दिया गया। 2017 से 2023 के बीच करीब 8 लाख करोड़ की ग्रोथ हुई। ये तब है जब 2 साल महामारी की मार से सब कुछ रुक गया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में प्रयास का एक अभिन्न हिस्सा है।
इस निवेश महाकुंभ में अब तक हमारे पास 18,643 कुल एमओयू हमारे साथ वर्तमान में हुए हैं और जिनके माध्यम से प्रदेश को अब तक 32,92,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हो चुके हैं। ये कैसे हुआ और ये आगे कैसे होगा, अब इसका गणित समझने से पहले देश के सबसे बड़े कारोबारी की यूपी पर की गई बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी से समझिए। सम्माननीय श्री योगी जी, जैसे आज पूरी दुनिया के लिए भारत आशा का केंद्र बन गया है, वैसे ही आज नए भारत के लिए उत्तर प्रदेश आशा का केंद्र बन गया है। नोएडा से गोरखपुर तक लोगों में जोश और उत्साह दिख रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ईज ऑफ डूइंग की बात हो, उत्तर प्रदेश भारत का उत्तम प्रदेश बनकर उभर रहा है। रिलायंस कंपनी की तरफ से बीते 4 साल में 50,000 करोड़ का निवेश किया जा चुका है, जबकि अगले 4 साल में रिलायंस 75,000 करोड़ और निवेश करेगी। यानी सिर्फ रिलायंस का कुल निवेश 1,25,000 करोड़ होगा। इन्वेस्टमेंट के महाकुंभ में योगी सरकार को अब तक 32 लाख करोड़ की निवेश का प्रस्ताव मिल चुका है और अगर ये निवेश हुआ तो करीब 93 लाख नौकरियों के मौके पैदा होंगे। मतलब उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश में बदलकर नरेंद्र मोदी एक नई लकीर खींचना चाहते हैं, वही लकीर जो उन्हें अपने विरोधियों से हर मोर्चे पर आगे रखे। हमने कहा हम तो मक्खन पे लकीर करने वाले नहीं, पत्थर पे लकीर करने वाले लोग हैं। आज तक ब्यूरो। आपने सियासत की खबरें देखी, अब आपको विवादों में घिरे एक सन्यासी से मिलवाते हैं। नाम है धीरेन्द्र शास्त्री। अपने ऊपर लगे आरोपों पर बागेश्वर बाबा ने क्या कहा है, आपको आज तक के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत सुनवाते हैं। बड़ा वक्तव्य आप दे रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। कैसे है? क्योंकि आपकी उस एक पंक्ति को सुनकर बहुत बवाल मच गया है। अगर ये किसी को बवाल मच रहा है तो ये हमें लगता है कि उनकी खुद की निजी कमी है और उनको कोई ना कोई बीमारी है, उनको चेकअप कराना चाहिए, बहुत अच्छे डॉक्टर से दिखवाना चाहिए। हमारा कोई बवाल का विषय नहीं है। भारत हिंदू राष्ट्र, हिंदू का मतलब है हिंसा को दमन करके रहने वाला व्यक्ति हिंदू, और हम सनातनी व्यक्ति, हम सनातनी लोग, भारत के लोग हिंसा पर भरोसा नहीं करते, अहिंसा पर भरोसा करते हैं। तो हिंसा को दमन करके जीने वाले लोग हिंदू राष्ट्र के वासी हैं और ऐसा भारत में संकल्पना, ऐसी संरचना की जाती है, ऐसा ध्येय रखा जाता है भारत में। तो हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा। जो अहिंसा के पुजारी नहीं है, हिंसा के पुजारी हैं, उनको हमारी इस बात से आग लगी होगी और उनको लगी है तो उन्हें मेंटली चेकअप कराना चाहिए, हमें कोई दिक्कत। मतलब इसका हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है, आप कह रहे हैं? कोई लेना देना नहीं, कोई किसी पंथ से हमारी बुराई नहीं, हमने कभी किसी पंथ की बुराई की नहीं। हमारी प्रत्येक संप्रदाय, प्रत्येक पंथ के प्रति सद्भावना और एकदम हमारी सब धर्मों के प्रति एकदम नतमस्तकता है, लेकिन सनातन के प्रति कट्टरता है। लेकिन देखिए ना, उसके बाद बहुत सारे ऐसे रिएक्शन आए। अब किसी ने ये कहा कि जो सवर्ण है हिंदुओं में वो बाहर से आए हैं, जो बाकी वर्ग हैं वो सब भारत के ही रहने वाले। तो ये वैमनस्यता फैलाने का एक सोचा समझा साजिश है जिसके पीछे विदेशी ताकतें लगी हुई है। भारत में जातिवाद के नाम पर लड़ा करके अपने साम्राज्य को स्थापित करने की बहुत बड़ी तरकीब है माय डियर सिस्टर। इससे हम आपको परे होना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, जातिवादता से बाहर निकलना पड़ेगा। हमने कभी जातिवाद की बात नहीं की। हमारा जन्म ब्राह्मण वंश में होने के बाद हमने कभी ब्राह्मण नहीं कहा। हमने ये कहा कि हम सिर्फ सनातनी हिंदू हैं। सरनेम लिखने के लिए सबका लिखा जाता है तो हमारा भी लिखा जाता है। शास्त्री जी, यही तो दिक्कत होती है ना कि कई लोग सनातनी का जो व्याख्या है वो कुछ इस तरीके से कर देते हैं कि लगता है कि चुनिंदा जातियों में बांटने की कोशिश की जा रही है। सनातनी की व्याख्या व्यापक है, जो कुछ लोग कर रहे हैं उनका निज मत है। वेद जो कह रहा, शास्त्र जो कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस कह रही है उसकी व्याख्या तो पढ़ी है। सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। हमारा संविधान क्या कह रहा उसको तो पढ़िए। संविधान कह रहा भारत धर्म निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है और बाकी पंथ धर्म सिर्फ सनातन धर्म है। तो आपका हिंदू राष्ट्र, आपके अनुसार जो हिंदू राष्ट्र है वो धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है?
या जाति निरपेक्ष है केवल? पंथ निरपेक्ष राष्ट्र, सामाजिक समरसता का राष्ट्र, भारत की सद्भावना का राष्ट्र, भारत की एकता का राष्ट्र, भारत की प्राचीनता का राष्ट्र। हमारा जो हिंदू राष्ट्र निजी राष्ट्र नहीं है, हमारा हिंदू राष्ट्र राम राज्य की भांति है, रामचरितमानस की भांति। इसमें दूसरे भगवानों को मानने वालों की जगह कहां पर है? इस्लाम के मानने वाले, हमेशा हमारा किसी पंथ से हमें कोई बुराई नहीं, धर्म सिर्फ सनातन धर्म है। एक बात आप पहले समझ लीजिए। दूसरी बात, हमारे सनातन धर्म से हमें किसी से दिक्कत नहीं है, किसी को हमसे दिक्कत है, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सामाजिक समरसता, हमें सबको एक करना है। प्रत्येक पंथ को रहने का अधिकार, प्रत्येक हिंदू राष्ट्र में व्यक्ति को रहने का अधिकार होगा, प्रत्येक व्यक्ति को रहने का अधिकार होगा। सिर्फ जातियां नहीं होगी, ना जातिवाद होगा, सिर्फ हिंदू होगा। तो इस हिंदू राष्ट्र को स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, आप कह रहे हैं? ये हिंदू राष्ट्र पहले से है, पहले से ही पूर्ववत है, हमने स्थापना की बात ही नहीं की। एक जो बारीक लाइन है उसको मिटाने की आवश्यकता है। क्योंकि एक जिस हिंदू राष्ट्र को स्थापित करने की बात आती है उसे लेकर तो विभाजन की लकीरें खिंच जाती हैं। आप कह रहे हैं पहले से भारत हिंदू राष्ट्र ही है। हिंदू राष्ट्र, हाँ, इसलिए हम विभाजन पर बहुत ज्यादा हम भरोसा नहीं करते, हम तोड़ने पर भरोसा नहीं करते। वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा के, शास्त्र की चर्चा पर जीने वाले लोग हैं। और सनातनी व्यक्ति जो सच्चा होगा वो वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा को मानता होगा। और वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा जोड़ने का काम करती है, अपितु तोड़ने का नहीं। रामचरितमानस में राम सेतु का जो पुल है वो जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का नहीं। हमने रामचरितमानस को पढ़ा है, ये हमारी आत्मा है रामचरितमानस प्रत्येक हिंदू की, तो हमने जोड़ने का कार्य किया, तोड़ने का नहीं। पर इसी रामचरितमानस को फाड़ने वाले, इसको आग के हवाले करने वालों की संख्या देख रहे हैं कैसे बढ़ रही है आजकल? ये बढ़ती जाएगी। आदिकाल से ही राक्षस रहे हैं। आपने देखा नहीं रावण का साम्राज्य कितना बड़ा था, रावण के साथ कितने राक्षस थे? आपने सुना, आपने तो देखा नहीं होगा पर पढ़ा तो होगा, सुना होगा महापुरुषों की वाणी से। हमने भी नहीं देखा, तो महापुरुषों की वाणी से देखा। तो आदिकाल से राक्षस रहे। आपके खिलाफ भी कुछ लोग होंगे, हमारे खिलाफ भी है, रामचरितमानस के खिलाफ भी है, और ये सदैव से चलता रहा। लेकिन इसमें शास्त्री जी एक जो उनका लिखा हुआ, जो ढोल गंवार को लेकर जो उन्होंने लिखा, जिसको लेकर कहा जा रहा है और समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि इसको तो हटा दिया जाए उसमें से, क्या आपकी व्याख्या अलग है इन पंक्तियों को लेकर? हमारी रामचरितमानस की चौपाई पर कोई अलग व्याख्या नहीं। तीन बातें हैं। पहली बात तो सकल ताड़ना के अधिकारी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। आप इसका भावार्थ पढ़िएगा तो सकल शिक्षा के अधिकारी, इसका अर्थ होता है ये चारों शिक्षा के अधिकारी हैं। ढोल भी शिक्षा का, गवार भी शिक्षा का, सेवक भी शिक्षा का और नारी भी। और प्रत्येक मनुष्य के अंदर चारों वर्ण हैं। ब्राह्मणों मुखमासीद बाहु राजन्यः कृता, मुख से ब्राह्मण है, बाहु से क्षत्रिय है, उदर से वैश्य है और चरणों से सेवक है। तो प्रत्येक मानव के अंदर चारों वर्ण व्याप्त हैं। इसलिए किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष के लिए टिप्पणी गोस्वामी जी की नहीं है, अपितु प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह चेतावनी है कि सभी शिक्षा के अधिकारी हैं। आपके विवाह को लेकर बड़ी चर्चा हो गई थी सोशल मीडिया पर। जी बहन जी, जी बहन, कोई नहीं, आप भी आना बहन जी। ये पुरानी चर्चा है शादी की, चलती रहती है, होनी भी चाहिए चर्चा, तो कुछ ना कुछ चलना चाहिए। हम इस पे बहुत ज्यादा प्रसन्न या बहुत ज्यादा वो, लेकिन अब क्या करें, भूमिका है, धारा के विपरीत नहीं बह सकते। तो बिल्कुल मुद्दा है, बहुत जल्दी शादी होगी, अच्छे खानदान में होगी, भगवान जाने अब लुगाई कैसी होगी।